Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this lecture we are going to discuss the process of DNA replication. Okay beta. So the DNA replication we are going to discuss in this lecture. Let's start with the lecture. So first of all, what is DNA replication? डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा? एक ये ऐसा प्रोसेस है जहां पे डीएनए अपनी ही कॉपीज बनाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. सो द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन. रेप्लिका मींस photocopy. Okay, so replica means the exact copy of the DNA. That process is called the DNA replication. ठीक है बेटा. तो एक स्ट्रैंड है हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है. ठीक है बेटा. वी नो दैट इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. तो डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जहां पे जो डीएनए है वो दो कॉपीज, एग्जैक्ट कॉपीज अपनी बनाता है. उस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? इट इज इन सेमी कंजर्वेटिव नेचर. सेमी कंजर्वेटिव नेचर मतलब होता है बेटा कि अगर हमारे पास ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और जब ये नए स्ट्रैंड्स अपने टू डॉटर कॉपीज बनाता है तो एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल सेम होता है, पेरेंट का ही होता है एक एक स्ट्रैंड. ओके, और जो दूसरा स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड जो है वो न्यू स्ट्रैंड होता है. ठीक है बेटा. एक स्ट्रैंड पेरेंटल टाइप का ही है और एक स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होगा. इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर. ठीक है बेटा जी. स्ट्रैंड. ठीक है. तो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की ही एग्जैक्ट कॉपी बनना सेल डिवीजन के दौरान, और इसका नेचर क्या है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर है. नाउ व्हाट इज द नीड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? बेटा क्यों ये जरूरी है डीएनए रेप्लिकेशन? इट इज इसेंशियल फॉर द सेल डिवीजन ड्यूरिंग ग्रोथ. बेटा ये सेल ग्रोथ के लिए इसेंशियल है डीएनए रेप्लिकेशन, और रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज के लिए भी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जरूरी है. ठीक है. इट इज इसेंशियल फॉर द सेल डिवीजन ड्यूरिंग ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड टिश्यू, व्हाइल इट आल्सो इंश्योर्स दैट ईच ऑफ द न्यू सेल्स रिसीव इट्स ओन कॉपी ऑफ डीएनए. ठीक है बेटा जी. तो सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इन सारी प्रोसेसेस के लिए डीएनए रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, क्वेश्चन आता है कि कौन से फेज ऑफ सेल डिवीजन में डीएनए रेप्लिकेशन होता है बेटा? तो आंसर आपका आएगा एस फेज, ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज ऑफ synthesis phase of a cell cycle. We know that there are different phases, G1 phase, S phase, G2 phase, M phase. तो कौन से प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? सिंथेसिस फेज ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज द एस फेज ऑफ द सेल डिवीजन. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का नेचर क्या है? भाई सेमी कंजर्वेटिव नेचर है. नेक्स्ट हमने पढ़ा क्यों रिक्वायरमेंट है, व्हाई इट इज नीडेड, because of the cell growth, cell repair mechanism for the reproduction. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि भाई ये डीएनए रेप्लिकेशन होता कब है? ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल. अब बेटा हम मशीनरी की बात कर लेते हैं. भाई डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से की प्लेयर्स हैं, कौन कौन सी मशीनरीज हैं? मेनली बेटा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेटा. फर्स्ट इज द हेलिकेज एंजाइम. हेलिकेज एंजाइम. तो बेटा हेलिकेज एंजाइम को हमने एक नाम दे दिया अनजिपिंग एंजाइम. अनजिपिंग एंजाइम का मतलब है हेलिकेज क्या करता है? जैसे कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो हेलिकेज क्या करेगा? यहाँ पे एक्ट करेगा, एक पोजीशन पे एक्ट करेगा और इस पूरे स्ट्रैंड को खोलेगा. ठीक है बेटा. तो मतलब हमें पता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं. एडेनिन पेयर होता है थायमिन के साथ, ग्वानिन पेयर होता है साइटोसिन के साथ. एडेनिन थायमिन में डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो हेलिकेज क्या करता है? डीएनए की एक साइट पे बाइंड करता है और डीएनए की
बेस पेयर्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उन्हें तोड़ता है और एक स्ट्रैंड्स को, इन स्ट्रैंड्स को अलग अलग करता है, अनजिप करता है बेटा, अनजिपिंग एंजाइम तो करके बोला गया इसे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसे मैं नाम दे देती हूँ द बिल्डर एंजाइम। बिल्डर क्या करता है, कोई चीज को बिल्ड करता है, बनाता है, ठीक है। तो द बिल्डर में द डीएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड द बिल्डर एंजाइम, क्यों, क्योंकि ये एड न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन द ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड बेसिस को, मतलब हमें पता है हमारे डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, इनको क्या करेगा, ऐड करेगा और दूसरी चेन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो करके इसको बोला गया द बिल्डर एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट जो एंजाइम आता है दैट इज द प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज को मैंने नाम दे दिया द इनिशियलाइजर एंजाइम। इनिशियलाइजर मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना, यही बेटा मेन एंजाइम है, प्राइमेज एंजाइम है, जो कि ऐड करता है आरएनए प्राइमर को। आरएनए प्राइमर को बेटा, आरएनए प्राइमर्स क्या है, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स होती हैं जहां पे ये बाइंड करता है, और इन सेगमेंट्स को ये जब ये बाइंड करता है तो फिर ये सिग्नल प्रोवाइड करता है, किसे, द बिल्डर को, द डीएनए पॉलीमरेज को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि भाई तू अब क्या कर, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस स्टार्ट कर दे, अपने न्यूक्लियोटाइड्स को और अपने बेसिस को ऐड करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजर है, इनिशिएट करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है डीएनए पॉलीमरेज को कि भाई अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द लास्ट एंजाइम इज द लाइगेज। लाइगेज को मैं ग्लूअर बोलूंगी, ग्लूअर मतलब गम की तरह काम करता है, एक गोंद की तरह काम करता है। ये क्या करेगा, ज्वाइंस करेगा डीएनए, स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए और 2 स्ट्रैंड्स को, ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स को ये ज्वाइन करता है, तो उसे बोला जाता है लाइगेज एंजाइम, ग्लूअर एंजाइम। बेटा याद रखना है, हेलिकेज अनजिपिंग एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज द बिल्डर एंजाइम, ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड बेसिस को, प्राइमेज इनिशियलाइजर एंजाइम, सिग्नल करेगा प्रोवाइड किसको, डीएनए पॉलीमरेज को कि अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर। लाइगेज क्या करेगा, ग्लूअर का काम करेगा, गम का काम करेगा, 2 स्ट्रैंड्स को जोड़ेगा, 2 फ्रैगमेंट्स को जोड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये दीज आर द key players of the enzymes which have important role in the DNA replication। बेटा अगर अदर 2 एंजाइम्स भी आते हैं हमारे पास, जो कि कई बार बच्चे स्किप कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। फर्स्ट इज द टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है बेटा, इट रिमूव द सुपर कॉइलिंग, इट रिमूव द सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग का मतलब है ओवर बाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो बेटा क्या होता है, कई बार जब स्ट्रैंड्स को, हेलिकेज स्ट्रैंड्स को खोलेगा, अनजिप करेगा, जब ये स्मॉल स्मॉल, जिस सपोज यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड्स को खोलता है, तोड़ता है, जब ये तोड़ेगा तो जब हम एक स्ट्रैंड इस तरफ स्ट्रेच होगी, एक स्ट्रैंड इस तरफ स्ट्रेच होगी, ठीक है। तो जब ये ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पे एक टेंशन प्रोड्यूस होगी बेटा, यहाँ पे क्या होगा, सुपर कॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पीछे वाले जितने भी बेस पेयर्स हैं डीएनए स्ट्रैंड्स के, वो सुपर कॉइल्ड फॉर्म में हो जाएंगे, बहुत सारी कॉइलिंग फॉर्म में हो जाएगी, टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। इस टेंशन को कम करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम आता है, सो दैट जो हमारे पीछे वाले जो बेस पेयर्स हैं वो इफेक्ट ना हो, वो टूटे ना, ठीक है बेटा। तो टोपोआइसोमेरेज आता है, तो मेन फंक्शन क्या है टोपोआइसोमेरेज का, इट रिमूव द सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, इट रिमूव द ओवर बाइंडिंग ऑफ द डीएनए, ओके बेटा जी। एक अदर मेन एंजाइम आता है दैट इज एसएसबीपी। एसएसबीपी इज द सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है बेटा, जब ये डीएनए है, हेलिकेज यहां आया और इसने क्या करा, इसने इन स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दिया, बेस पेयर्स को तोड़ दिया बीच के, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन स्ट्रैंड्स को अपनी ही पोजीशन, ये स्ट्रैंड्स जो अलग अलग हुए हैं वो अपनी ही पोजीशन में रहे, मतलब दोबारा ये कॉइल, मतलब ये दोबारा इनमें बेस पेयरिंग ना हो। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन करेगा, यहाँ पे इन जो नए जो स्ट्रैंड्स, मतलब जो अलग हुए हैं, उन पे बाइंड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि टू कीप द स्ट्रैंड्स separated by holding them in place so that each strand of DNA can serve as a template
स्टैंड फॉर न्यू सिंथेसिस। तो बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, वो जो ये दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हुए हैं इनको अपनी ही पोजीशन में होल्ड करके रखेगा, सो दैट ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करे। किसके लिए, जो नया स्ट्रैंड इसके ऑपोजिट बनेंगे, जो नया स्ट्रैंड इसके ऑपोजिट बनेंगे। ठीक है बेटा जी, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों एंजाइम्स। तो हमारे पास टोटल 6 एंजाइम्स हो गए, हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, लाइगेज, टोपोआइसोमरेज एंड एसएसबीपी दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। बेटा तो ये मैंने चार्ट आपके लिए प्रिपेयर करा है, तो आपने ये एज इट इज आप अपनी नोटबुक पे इसको टेबुलेटेड फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, तो हर एक एंजाइम है और इसका फंक्शंस है जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा। ठीक है जी, अब चलिए प्रोसेस की ओर आते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई हमें पता है डीएनए जो है एंटीपैरलर नेचर है, पोलैरिटी इसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये हमने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा। ठीक है जी, अब हमें पता है सबसे पहले एंजाइम आता है हेलिकेज। कौन सा, हेलिकेज दैट इज द अनजिपिंग एंजाइम। बेटा मैं बोल रही थी आपको कि ये कहां पे एक्ट, एक स्मॉल सीक्वेंस, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ डीएनए में एक्ट करता है जिसे हम बोलते हैं ओआरआई सीक्वेंस, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होगा, स्टार्ट होगा। तो हेलिकेज क्या करता है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंसेस को डीएनए में ढूंढता है। अब भाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या चीज है बेटा, ये स्मॉल सेगमेंट्स हैं डीएनए में, जहां पे क्या होता है 80 जो एडेनिन थायमिन की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है। मतलब एडेनिन एंड थायमिन जहां पे हमें मिलेंगे, मैक्सिमम सीक्वेंस इनकी रेपिटेडली मिलेंगी, उन सीक्वेंस को बोला, कौन से रीजन्स बोला, दैट इज ओआरआई सीक्वेंस, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस। क्यों भाई ऐसा ही क्यों, साइटोसिन और ग्वानिन क्यों नहीं लिया हमने, क्यों, क्योंकि हमें पता है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कि डिफिकल्ट टू ब्रेक है। तो करके हम 80 रिच सीक्वेंसेस में ओआरआई सीक्वेंसेस होती हैं जहां पे कौन एक्ट करता है, हेलिकेज जाके बाइंड करता है। 80 रिच मतलब एडेनिन थायमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, इजी टू ब्रेक है, हम इजीली इसको तोड़ सकते हैं। तो करके हेलिकेज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड करता है, फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे। ठीक है बेटा, ओआरआई पे सबसे पहले हेलिकेज एक्ट करा, फिर अनजिपिंग होगी। अनजिपिंग कैसे होगी, जैसे ये सीक्वेंस है तो हेलिकेज यहाँ बाइंड करेगा और फिर ये धीरे धीरे इन स्ट्रैंड्स को तोड़ना स्टार्ट करेगा। जब ये स्ट्रैंड्स टूटेंगे तो ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं, विच इज वाई शेप्ड। ओके, हेलिकेज आता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करता है, अनजिपिंग ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रैंड्स में तोड़ फोड़ स्टार्ट होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं, फिर उसके बाद रेप्लिकेशन फोक बनता है। जब हम रेप्लिकेशन फोक की बात करें बेटा, दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसके बीच में एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन के बॉन्ड्स होते हैं। फिर क्या होगा, हेलिकेज आएगा, बाइंड करेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे और यहाँ पे बॉन्ड्स को तोड़ना स्टार्ट करेगा। जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेंगे जिसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया आपको। नेक्स्ट बेटा स्ट्रक्चर चलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब भाई हमारे पास रेप्लिकेशन फोक बन गया। ठीक है, रेप्लिकेशन फोक बन गया तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, जो अलग अलग स्ट्रैंड्स होते हैं वहां पे कौन अटैच करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबीपी, कि वो उन स्ट्रैंड्स को होल्ड करके रखे। फिर उसके बाद आता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एक होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बट रेप्लिकेशन में हमें पता है डीएनए से डीएनए ही बनता है, तो ये डीएनए पे ही डिपेंड करता है और डीएनए ही बनाता है। तो ये क्या हुआ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बेटा इसकी दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन है कि भाई डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पे ही एक्ट करेगा, वर्क करेगा। और दूसरी कंडीशन आती है, इट रिक्वायर 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड फॉर इट्स वर्किंग। व्हाई, बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है जी, इसकी दो रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ये एक सिंगल स्ट्रैंड पे काम करेगा और दूसरी रिक्वायरमेंट है जो ये नया बनाएगा,
स्ट्रैंड उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही चाहिए। ठीक है बेटा। अब मैंने आपको बोला था कि भाई आरएनए जो प्राइमेज है, एक एंजाइम है प्राइमेज और आरएनए प्राइमेज, वो क्या है, द इनिशियलाइजर। वो सिग्नल प्रोवाइड करता है किसे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को। तो आरएनए प्राइमर क्या करेगा, प्राइमेज आएगा और अपने स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए को यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड कर देगा। ठीक है। और फिर सिग्नल मिलेगा किसे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को। मतलब ये पॉलीमरेज को सिग्नल मिल जाएगा कि भाई अब मेरी वर्किंग स्टार्ट हो रही है, तो अब मैं धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड बेसिस को ऐड करता हूं। तो फिर जब ये ऐड करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस, जब ये ऐड करेगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होगी, तो फिर यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड नया फॉर्म हो जाएगा। उसकी पोलैरिटी क्या होगी, हमें पता है कि वो ऑलवेज कौन सा पोलैरिटी करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हमारे पास ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। तो इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं बेटा जी, इस स्ट्रैंड को हमने बोला कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है बेटा, ओके। ठीक है जी। अब ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस और स्ट्रैंड बन गया, मतलब लीडिंग स्ट्रैंड बन गया बिना किसी रुकावट के। ये स्ट्रैंड जैसे जैसे हेलिकेज इस तरफ स्ट्रैंड्स को तोड़ेगा, वैसे वैसे ये लीडिंग स्ट्रैंड इस तरफ लीड करेगा और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, नया स्ट्रैंड बनाएगा। अब क्या होता है, जो इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, अब इसमें पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी। ठीक है भाई, डीएनए जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, उसकी रिक्वायरमेंट तो है कि भाई उसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी के लिए चाहिए स्ट्रैंड। और बट ये बनेगा किस स्ट्रैंड, किस पोलैरिटी पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो फिर जब इसकी जो डायरेक्शन है बेटा जी, नए स्ट्रैंड की डायरेक्शन होगी, वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ठीक है। अब जब इस तरफ होगी, मतलब बाय 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जब ये इस तरफ स्ट्रैंड बनाएगा, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे आरएनए प्राइमर आएगा, इसको सिग्नल देगा, फिर उसके बाद ये क्या बनाएगा, कंटिन्यू यहाँ पे स्ट्रैंड्स बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है। बट बेटा अगर आप डिफरेंस देखें, ये स्ट्रैंड जो है, ये स्ट्रैंड जो है, ये इस तरफ जैसे जैसे हेलिकेज पीछे तोड़ेगा तो उसको इजीली होगा बनाना स्ट्रैंड, नया स्ट्रैंड। बट जब इसकी डायरेक्शन, इस स्ट्रैंड की डायरेक्शन इस तरफ है, बट पीछे के स्ट्रैंड्स रह जाएंगे फिर से, तो फिर क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स बनाएगा। मतलब आरएनए प्राइमर बार बार यहां ऐड होंगे और ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म करेगा स्ट्रैंड्स को, फ्रेगमेंट्स में फॉर्म करेगा स्ट्रैंड्स को, उसे बोला गया डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, और इसे बोला गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो बेटा, पोलैरिटी दोनों की सेम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ये स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं जहां पे डिसकंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन होती है। बार बार इसे रिक्वायरमेंट होगी आरएनए प्राइमर की, बट इसमें सिर्फ एक बार ही आरएनए प्राइमर जुड़ता है और कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड्स बनाता है। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड मतलब लीडिंग स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड मतलब लैगिंग स्ट्रैंड, मतलब कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है। तो ये स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में यहाँ पे रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा, बार बार आरएनए प्राइमर की जरूरत होगी, प्राइमेज जो प्राइमर्स ऐड करेंगे जो कि सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे रेप्लिकेशन होगी। अब बेटा देखो, हमारे पास ये रेप्लिकेशन फोक है, और यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड मतलब लीडिंग स्ट्रैंड बन गया, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड मतलब लैगिंग स्ट्रैंड, मतलब स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गए। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, दो स्ट्रैंड, जो दो हमारे पास एक और एंजाइम था जो कि टोपोआइसोमेरेज था। टोपोआइसोमेरेज क्या करेगा, पीछे की ओर, जो पेरेंटल स्ट्रैंड के पीछे की ओर अटैच्ड रहेगा, सो दैट जहां पे सुपर कॉइलिंग होगी वहां पे उसे रिमूव करेगा। ठीक है बेटा, तो ये पूरा प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का। फिर एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए,
दो डीएनए बन गए, ठीक है। एक पेरेंटल ही रहेगा और ये वाला जो नया वाला स्ट्रैंड होंगे वो न्यूली फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सेमी कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है बेटा। तो अगर हम प्रोसेस स्टेप्स की बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ ओआरआई, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये कौन करता है? हेलिकेज करता है और अनजिप करता है स्ट्रैंड को। फिर अनजिपिंग होती है, हेलिकेज ही अनजिपिंग करेगा। फिर होगा फिर किसकी बारी होगी? आरएनए प्राइमर की बारी होगी। आरएनए प्राइमर ऐड होगा। आरएनए प्राइमर ऐड होने के बाद ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा किसे? ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा डीएनए पॉलीमरेज को, जो कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है जी। अब डीएनए पॉलीमरेज अपने ऐड होने के बाद स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियोटाइड बेसिस अटैच करेगा और एक तरफ बनेगा हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, एक तरफ बनेगा लैगिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्या होता है? जब इनकी वर्किंग हो जाती है, एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, दो डीएनए बन जाते हैं, तो फिर रिमूवल ऑफ प्राइमर्स होता है। जो स्मॉल स्मॉल आरएनए प्राइमर्स अटैच होंगे, प्राइमेजेस अटैच होंगे, वो रिमूव होते हैं। और ये रिमूवल का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज करता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है बेटा। कई तरह के डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, तो मेनली डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा रिमूवल ऑफ प्राइमर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। बेटा जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता रहता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस को, तो ये भी चेक करेगा कि कोई गलत न्यूक्लियोटाइड बेस अटैच ना हो जाए, और साथ साथ उसे रिपेयर करेगा। कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज ही प्रूफ रीडिंग करेगा, ठीक है, एंड रिपेयर भी करेगा। लास्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं हमारे पास। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है बेटा। आई होप दिस प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज क्लियर टू यू ऑल। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बहुत ही उसकी हाई एक्यूरेसी रेट होता है, एक्यूरेसी रेट है, ठीक है, और फास्ट एंजाइम है, ठीक है। अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज की, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की, तो अगर हम ई कोलाई की बात करें, कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स है बेटा। ई कोलाई की बात करें तो हमारे पास टोटल उसका 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं ई कोलाई में। बट ह्यूमन की बात करें तो इसके पास बेस पेयर्स हो गए 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। तो जो ई कोलाई डीएनए पॉलीमरेज कंप्लीट द रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स, ये याद रखना आपने, ठीक है। ओके, सो द एवरेज रेट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, ठीक है। Okay, so this is the one of the main point which is mentioned in your NCERT class 12th board class 12th biology book. Okay, so this is all about DNA replication. ये क्वेश्चन आता है, is DNA replication is similar in prokaryotes and eukaryotes? बेटा देखो बेसिक स्टेप्स जो हैं, बेसिक स्टेप्स तो यही रहते हैं बोथ में, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में। बट in eukaryotes the origin of replication, single origin of replication देखने को मिलता है, but in eukaryotes more than one origin of replications होते हैं, ठीक है। जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में वो साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है, और यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस में प्रोसेस होता है, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेजेस भी अलग अलग तरह के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में बेटा डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 कई तरह के होंगे, आगे 4, 5 भी होते हैं। और इन यूकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज लाइक अल्फा, बीटा एक्सेट्रा, ठीक है। तो these are some of the basic difference between the DNA replication in prokaryotes and eukaryotes, but the basic steps of DNA replication is similar in both the steps. Okay, so this is all about today's lecture. If you like this lecture, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Thank you so much.